सिकंदर और पर्वतेश्वर का युद्ध। झेलम नदी के किनारे सघन वन प्रदेश में एक स्थान पर चाणक्य विचार मुद्रा में बैठे हुए हैं। अलका नदी के किनारे से घूमती हुई उनके पास आकर बैठ जाती है। चंद्रगुप्त और सिकंदर का संवाद सुनकर चाणक्य कुछ सोचने लगते हैं। उनके सोच में अब प्रश्न यही बाकी रह गया है कि पूर्व के साथ होने वाले इस युद्ध में उनकी अपनी क्या भूमिका होगी। इसी के बारे में आचार्य का मन जानने के लिए अलका ने प्रश्न कर दिया, आचार्य, अब आगे क्या विचार किया है? कैसे निर्धारण होगा इस युद्ध का और क्या भूमिका होगी हमारी? अलका, अब केवल पलायन ही बाकी रह गया है। निर्देश दीजिए आचार्य। कम से कम मेरे साथ तो व्यंग न करें। तो फिर दूसरा उपाय क्या हो सकता है? क्यों नहीं, अलका ने कहा। और आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है। और फिर चंद्रगुप्त से प्रश्न किया, क्यों वत्स, संन्यास लेने की इच्छा है क्या? वैसे यह भी एक सरल उपाय हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता आचार्य। मैं तो यवनों को हर पग पर बाधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हूँ और जब तक मुझ में शक्ति है मैं अपना प्रयत्न करता रहूँगा। मुझे तुमसे यही आशा है वत्स, लेकिन एक चिंता भी है कि अभी तक सिंहरण क्यों नहीं आया। अलका और चंद्रगुप्त ने एक साथ कहा, समाचार तो मिल गया होगा और मिल जाना चाहिए। देखो, जब आकाश में घने काले बादल छा रहे हों और रुक रुक कर बिजली चमक रही हो, हवा ठहरी हुई हो और तपती हुई जमीन से गर्म भाप निकल रही हो, मौसम के ऐसे मोड़ पर बता सकते हो यह किसका संकेत है? अलका तुरंत बोल पड़ी, यह तो वर्षा का संकेत है आचार्य। तुमने बिल्कुल ठीक समझा अलका। ठीक इसी प्रकार इस समय युद्ध के बादल देश पर मंडरा रहे हैं और सिंहरण को हमारा समाचार मिल जाए तो उनके आने में कोई संशय नहीं है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि तभी वृद्ध गांधार नरेश सिंहरण का सहारा लिए हुए वहां पधार गए। सिंहरण ने गांधार नरेश को उपयुक्त स्थान पर बैठाते हुए आचार्य को प्रणाम किया। अलका ने जब अपने थके हुए पिता को इस प्रकार देखा तो वह उनके गले से लिपट गई। पिता के गले से रूंधे हुए शब्दों में केवल एक ही बात निकली, अरे तू कहाँ भटक रही है बेटी? पिता के दर्द को कम करने के लिए अलका ने उल्लसित होकर कहा, कहीं नहीं पिताजी, देखो मैंने आपके लिए छोटी सी झोपड़ियाँ बना रखी है। मैं समझता हूँ, खूब समझता हूँ। तू मुझे झोपड़ी में बिठा कर फिर छोड़ जाएगी। चाणक्य ने यह सुनकर कहा, राजन। अभी चाणक्य का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि गांधार राज ने बीच में ही रोक कर कहा, आचार्य चाणक्य, जिस दुर्भाग्यशाली पिता के पुत्र ने राष्ट्र से विश्वासघात किया हो और कन्या घर छोड़ने के लिए बाध्य हो गई हो, मैं वही अभागा गांधार राज हूँ। मेरी यह बेटी जब महलों को छोड़ चुकी है तो झोपड़ी के प्रति उसकी क्या आसक्ति होगी। यह तो कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है, लेकिन राजन, प्रश्न यहाँ महल का या झोपड़ी का नहीं, राष्ट्र की अस्मिता का है और निजी मान प्रतिष्ठा का भी। आंभिक के कारण और उसके यवनों के साथ निरंतर संपर्क के कारण ही अलका ने अपना राज्य छोड़ा, लेकिन यहाँ झोपड़ी में इसके राष्ट्र की सुरक्षा का विश्वास इसे यहाँ बनाए हुए हैं। अतः यहाँ से कहीं और जाने का प्रश्न तभी पैदा होगा जब उद्देश्य की पूर्ति वहाँ जाने के लिए अनुमति देगी। भावुक अलका ने सिंहरण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मालव मैं तुम्हारी प्रति कृतज्ञ हूँ। कम से कम पिता मेरे पास है, अब इसका मुझे संतोष रहेगा, क्योंकि भाई के साथ इनकी आत्मा कष्ट ही पाती।
गांधार राज के विश्राम की व्यवस्था करने के लिए अलका उनके कक्ष में ले गई। गांधार राज के जाने के बाद सिंहरण ने कहा, आज्ञा दीजिए आचार्य, अब हम लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, क्योंकि आक्रमण की स्थितियां अब अधिक तेज होने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, किंतु अब हमारी योजना के अनुसार हमें युद्ध नहीं करना है, बल्कि नाटक करना है। मैं ब्रह्मचारी के रूप में और चंद्रगुप्त तुम सपेरे के रूप में और अलका तुम नटी के रूप में और सिंहरण नट के रूप में स्वांग रचेंगे और पर्वतेश्वर की सेना का वह भाग जो अपनी अलग छावनी डाले हुए हैं, हम उसी के साथ रहेंगे, वहीं खेलेंगे। और यह कहते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। पंचनंद, नरेश, पर्वतेश्वर की सेना अब युद्ध के मैदान में आ चुकी थी और स्वयं पर्वतेश्वर युद्ध पूर्व अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। तभी उन्होंने एक सैनिक से पूछा, वह जो दूर एक अलग सा शिविर है, वह किस गुल्म का है? सैनिक ने महाराज को बताया कि शिविर मगध सेना का है। लेकिन मगध ने तो हमारे रण का नियंत्रण ही अस्वीकार कर दिया था। यह तो उस विशाल सेना का एक छोटा दल है महाराज, जो अपनी इच्छा से युद्ध में अपना योग देने आया है। पर्वतेश्वर को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। पुराने मनुष्य में इतना उत्साह, पर्वतेश्वर जिस युवक से संवाद कर रहे थे, असल में वह मगध नरेश नंद की बेटी कल्याणी थी, जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के संकेत पर कुछ महत्वपूर्ण वीरों के साथ सेना की एक छोटी टुकड़ी को पर्वतेश्वर के सहयोग के लिए अपने बलबूते पर ले आई थी और महाराज उसे एक सैनिक समझ रहे थे। इसीलिए पर्वतेश्वर ने उससे कहा, तुम युद्ध में हमारे साथ ही रहोगे सैनिक। और सैनिक बनी कल्याणी, जो आज्ञा कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। दूसरी तरफ नाटक मंडली ने अपना चमत्कार मगध से आए हुए गुल्म में दिखाना शुरू कर दिया। सिंहरण कहता फिर रहा था, खेल देख लो खेल, युद्ध में खेल, और ऐसा खेल जो कभी न देखा न सुना। और फिर सिंहरण ने अपना डमरू बजाते हुए महाराज पर्वतेश्वर को घेरते हुए कहा, देख लीजिए महाराज, आप भी खेल देख लीजिए। इस खेल से सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे हम, आपकी विजय के लिए कामना करेंगे। लेकिन इस समय हमारे पास खेल देखने का समय नहीं है नट। अरे महाराज, आप तो युद्ध से पहले ही घबरा गए। हम तो आपके लिए इतना बड़ा स्वांग का मेला लेकर आए हैं और आप हमें खेल दिखाने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। चंद्रगुप्त ने अपने पिटारे को खोलकर दिखाते हुए कहा, महाराज लो, नागों का ही दर्शन कर लो। एक से एक जहरीले सांप के दांत तोड़कर हमने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया है, और यदि आप चाहेंगे तो नंद जैसे सांप को भी हम विषहीन कर देंगे। आश्चर्य है, तुम लोग नट होकर भी नागों पर इस प्रकार अधिकार कर लेते हो। महाराज, भाले से तो बड़े बड़े नाग वशीभूत हो जाते हैं। भाले से? पर्वतेश्वर ने कहा, पर तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? यवन सेना की ओर से। तुम गुप्तचर तो नहीं हो? महाराज, गुप्तचरी भी करेंगे तो आपके लिए ही करेंगे। आखिर हम भारतीय हैं, आंभिक की तरह मातृभूमि से विश्वासघात करने वाले नहीं। हम तो आपसे यह कहने आए थे कि पिछली रात यवन सेना नदी पार करके इस ओर आ गई है। अब आप सचेत हो जाइए। तभी पर्वतेश्वर ने मगध सेना के नायक से कहा, इन लोगों को बंदी बना लो। बड़ी कृपा हुई महाराज आपकी। हमने आपके हित की बात की और आपने हमें यह फल दिया। नटी बनी अलका ने कहा। और सपेरे के रूप में चंद्रगुप्त ने महाराज को सावधान करते हुए कहा, इतनी बात हमारी और सुन लीजिएगा कि यवनों के युद्ध का तरीका आपसे भिन्न है। आप सावधान होकर अपनी सेना की व्यूह नीति बनाइए। तभी कल्याणी बने सैनिक ने नट को अपने पास बुलाकर कहा, चलो हमारे शिविर में चलो, फिर आगे बात कर लेना। और
वह उन्हें अपने साथ ले आई। बोली, क्या कहना चाहते हो? चंद्रगुप्त बने नट ने कहा, मुझे लगता है कि इस युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय निश्चित है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर तुम हो कौन? क्यों, मेरी बात से तुम्हारा काम नहीं चल रहा सैनिक? तो सुनो, मैं मगध का एक सपेरा हूं। कहीं तुम चंद्रगुप्त तो नहीं? तुम मुझे इस समय केवल एक सपेरा समझो राजकुमारी कल्याणी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। ठीक है, अब हमें योजना से काम करना होगा। ये लोग सैनिक बनी कल्याणी के शिविर में थे और युद्धभूमि का दृश्य इस समय बिल्कुल उलट चुका था। पर्वतेश्वर को अपनी भूल महसूस हुई। उसकी सेना में हाथियों ने उधम मचा दिया और रथी सेना भी अस्त व्यस्त हो गई। तभी सेनापति ने महाराज पर्वतेश्वर को यह समाचार दिया कि सिकंदर का घोड़ा मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट नहीं संभाल सका। लेकिन इस समाचार से क्या होता है? सेना में तो भगदड़ मच गई थी, जबकि दूसरी ओर चंद्रगुप्त इस भगदड़ को देखकर बहुत दुखी हो रहा था। आकाश में बादल छा रहे थे। यदि इस क्षण वर्षा हो गई तो रथ तो बेकार हो ही जाएंगे, हाथियों में भी भगदड़ मच जाएगी। यह सोचकर कल्याणी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? सामने जो पहाड़ी है उस पर हमारी सेना एकत्र होनी चाहिए। शायद पर्वतेश्वर की पराजय टल जाए और ये लोग मगध सेना को पहाड़ी पर ले जाने के लिए चल दिए। आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे और धरती पर सेल्यूकस और पर्वतेश्वर आमने सामने जूझ रहे थे। अकस्मात एक वार से सेल्यूकस घायल हो जाता है और वह युद्ध से हट जाता है। इस प्रकार सेल्यूकस को भागते देखकर पर्वतेश्वर का उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। वह दूर से सेनापति को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहता है, रोको सेनापति, यह शत्रु सेना जो डर कर भाग रही है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि भारत की भूमि पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इन्हें और कई जन्म लेने होंगे। चाहे बादल बरसें या हाथियों की सेना छिन्न भिन्न हो जाए या रक्त की नदियां बहने लगें, लेकिन हम अपनी माँ के दूध पर कलंक का टीका नहीं लगने देंगे। अभी महाराज पर्वतेश्वर यह घोषणा कर ही रहे थे कि तभी सिंहरण महाराज के पास आ जाता है और उनसे निवेदन करता है, चलिए महाराज, उस सामने वाली पहाड़ी पर चलिए। यह स्थान सुरक्षित नहीं है। लेकिन तुम हो कौन? एक मालव हूँ महाराज। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जाकर छुप जाओ महाराज। यवनों का दल सामने से आ रहा है, उसे आने दो, मगर तुम हट जाओ। अधिक पर्वतेश्वर सिंहरण की बात नहीं मानता और यवन सेना से टकरा जाता है। परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध होता है और पर्वतेश्वर घायल होकर लड़खड़ाते हुए हाथी से नीचे गिर पड़ता है। यवन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। पर्वतेश्वर को गिरता हुआ देखकर यूनान का सम्राट सिकंदर युद्ध बंद करने की घोषणा कर देता है। यह आप एक तरफा घोषणा कैसे कर रहे हैं सम्राट? युद्ध तो अभी जारी है। तुम चंद्रगुप्त? हाँ सम्राट। पर्वतेश्वर तो घायल हो गए हैं। अब मैं युद्ध किससे करूं? आज मेरे मन में ना जीतने का उत्साह है, ना पराजय का क्लेश। युद्ध का जो समर्पित कौशल मैंने आज देखा है, मैं उससे स्तब्ध रह गया हूँ। इसके बाद कुछ भी जीतने की आकांक्षा नहीं रही। और फिर सम्राट सिकंदर ने महाराज पर्वतेश्वर को संबोधित करते हुए कहा, बोलो पर्वतेश्वर, तुम इस समय हमारे बंदी हो, किंतु हम तुम्हारी अद्भुत वीरता के कायल हैं। बताओ, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। मैं तुम्हारे युद्ध निपुण साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। तुम धन्य हो आर्यवीर, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। ठीक है सम्राट, तुमने युद्ध का आह्वान किया, मैंने युद्ध स्वीकार किया। तुम मैत्री का संदेश हो, मुझे मैत्री भी स्वीकार है। चंद्रगुप्त ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया और बोला, आप यह क्या कर रहे हैं पर्वतेश्वर? क्या कहेंगे आचार्य चाणक्य?
मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध मत रोकिए। सुनो युवक, वीरता अगर एक कला है तो संधि भी एक सुंदर निर्णय है। और मैंने सम्राट को वचन दे दिया है। अब यह उनका काम है कि वह अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं या पीछे हटते हैं। चंद्रगुप्त को पर्वतेश्वर का यह उत्तर सुनकर निराशा तो हुई, लेकिन फिर भी यह पराजय समर्पण की पराजय नहीं थी, सम्मान की पराजय थी। चंद्रगुप्त इसके बाद कल्याणी के साथ वहां से लौट पड़ता है और सीधा आचार्य चाणक्य से संपर्क स्थापित करता है। चाणक्य मालव में चंद्रगुप्त के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें चिंता है कि अभी तक कोई समाचार मिला क्यों नहीं। जब चंद्रगुप्त चाणक्य के पास आता है तो वहां उद्यान में उसे आचार्य की कुटिया खाली मिलती है। लेकिन यह क्या, यहाँ तो कुछ विचित्र विदेशियों का दल भी ठहरा हुआ है। और वहीं पास में मंद मंद स्वर में कोई गुनगुना रहा था। रणभेरी का यह समय और मधुर मुरली की सी तान चंद्रगुप्त के बढ़ते कदम अचानक वहां रुक गए। वह अभी तक पूरी तरह संयत भी नहीं हो पाया था कि तभी आचार्य ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहा, इस समय मन को संगीत में लगाने का नहीं है वत्स, यह युद्धकाल है। इसके बाद बहुत समय होगा तुम्हारे पास जीवन की रागिनी बजाने के लिए। क्षमा करे आचार्य, मैं आज ही तो विपाशा के तट से लौटा हूँ, मुझे मालूम है, और यवन शिविर भी घूम कर आया हूँ। तो तुम बताते क्यों नहीं वहाँ का समाचार। पर्वतेश्वर ने जल्दी हथियार डाल दिए, लेकिन फिर भी यवन सेना शिथिल हो गई। हमने सामने पहाड़ी पर मगध का वह छोटा सा दल इस प्रकार सजाया कि वह दूर से ऐसा लग रहा था मानो पूरे 1 लाख सैनिकों से सजी सेना यवनों से भिड़ने के लिए तैयार खड़ी है। पंचनंद के सैनिकों से भी अधिक रणकुशल योद्धा शतद्रु के किनारे यवनों से भिड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस यह सुनना था कि उन लोगों में तो आतंक छा गया और विद्रोह फैल गया। सिकंदर की सेना ने विपाशा नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर के लाख कहने पर भी वे तैयार नहीं हुए। अब तो वे रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय कर चुके हैं। हे आचार्य, आपकी कृपा से अब सिकंदर अपनी सेना में अकेला पड़ गया है। वह किसी भी प्रकार सेना को और आगे चलने के लिए तैयार नहीं कर सका। मैं तो यह चाहता था कि इस जगत विजेता को एक पाठ पराजय का भी याद दिला दिया जाए, लेकिन इस समय यहाँ सिंहरण नहीं है। देखो चंद्रगुप्त, मालवों को अपने में मिलाने का हमने पूरा प्रयत्न कर लिया है, सिंहरण की केवल प्रतीक्षा है। जबकि सिंहरण अभी भी बंदीगृह में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। यहीं उसे यह संदेश मिला कि सिकंदर की सेना पर्वतेश्वर से संधि के बाद रावी पार कर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि आचार्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ और मालव पर शीघ्र आक्रमण होने वाला है। फिर तो मुझे किसी भी तरह मालव पहुँचना चाहिए। लेकिन तुम तो बंदी हो सिंहरण, अलका ने कहा, और जानते हो कि मैं बंदी क्यों हूँ। आंभिक चाहता था पर्वतेश्वर की बहन से विवाह करना। सिकंदर ने संधि होने पर यह विवाह करा दिया तो उसे पर्वतेश्वर की भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं पर्वतेश्वर की रानियों में एक हो जाऊं। तब क्या करना होगा अब? इस समय तो यही एक उपाय है। यदि मैं यह विवाह स्वीकार कर लूं तो संभव है तुमको छुड़ा सकूं, कोई और उपाय नहीं। तुम मेरे लिए पर्वतेश्वर की पत्नी बनोगी। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा साथ न छोड़ने का प्रण किया है, लेकिन मालव की पराधीनता की कीमत पर नहीं, अलका ने कहा। तो तुम पंचनंद की रानी बनना चाहती हो? फिर तो मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। लेकिन यह निर्णय मेरा नहीं है सिंहरण, यह भी आचार्य चाणक्य का आदेश है। कुछ समय के लिए पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बनना स्वीकार करूं। और यह कहते हुए अलका मौन होकर एक और जाकर चुपचाप खड़ी हो गई।
वह अभी अपने कक्ष से बाहर वातावरण को देख ही रही थी, तभी उसे पर्वतेश्वर के कदमों की आहट मिली। तुम यहाँ कब तक रहोगी अलका? यह तो बंदी बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है महाराज। तुम्हें किसने बंदी बनाया है? तुम तो स्वतंत्र हो। तो क्या सिंहरण बंदी है? नहीं, लेकिन एक प्रेमिका के दो प्रेमी तो नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, यदि आप सिकंदर से राजा जैसे व्यवहार की अपेक्षा न करके द्वंद्व युद्ध मांगते तो मैं निश्चय ही आपके प्रस्ताव पर विचार करती। और यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो पहले सिंहरण को मुक्त कीजिए महाराज, ताकि वह यवनों के आक्रमण का अपने राज्य में जाकर मुकाबला कर सके। महाराज के आदेश से सिंहरण मुक्त होकर मालव के लिए चल पड़ा। वहां उसके पहुंचने पर युद्ध परीक्षक ने उसे मालव सेना का सेनापति नियुक्त किया और उसने समस्त परिषद के सामने आचार्य चाणक्य को राजनीति का उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। व्यासपीठ से आचार्य चाणक्य ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा, उत्तरापत्त के प्रमुख गणतंत्र मालव परिषद का मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। इसलिए यदि आप सबको यह स्वीकार है तो चंद्रगुप्त को समस्त सेना का नायक स्वीकार करते हुए उसके नायकत्व में यवनों का सामना करना चाहिए। और यदि आप इसका प्रतिरोध करेंगे तो यह ध्यान रहे, प्रश्न शासन का नहीं युद्ध का है। इस समय शासन से पहले युद्ध को जीतना आवश्यक है। शासन की बारी उसके बाद आएगी। यदि स्वतंत्रता की ही नहीं रही तो शासन का सवाल ही कहाँ रह जाएगा। आचार्य चाणक्य के बाद सभी गणों ने इस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और स्त्रियों की ओर से मालविका को प्रधान नियुक्त किया गया। अब ये लोग यवन सेना का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रावी के किनारे अभी दूर दूर तक यवनों की सेना का कोई अता पता नहीं था, लेकिन रावी के उस पार कुछ भारतीय सैनिक अवश्य दिखाई दे रहे थे। इनके पक्ष में मगध सैनिक और शूद्रक अपनी घात में तैयार थे कि कब यवन सैनिक आए और उन पर आक्रमण किया जाए। इधर चंद्रगुप्त की योजना थी कि यवन सैनिकों को उलझाने के लिए उनकी जल सेना पर आक्रमण कर दिया जाए। इससे कम से कम उनकी युद्ध सामग्री ही नष्ट होगी। यह आदेश पाकर सिंहरण नावों को बढ़ने का संकेत दे देता है। तभी एक नाव से अलका को वह उतरते देखकर प्रसन्नता में उसके समीप चला जाता है। सिंहरण भावावेश में अलका को अपने अंक में ले लेता है और प्रश्न करता है, तुम यहाँ कैसे? पर्वतेश्वर ने अपनी शर्त तोड़ दी। सिंहरण, तो फिर मैं त्याग किस बात के लिए करती? वह सिकंदर को दिए वचन के अनुसार उसी के आदेश पर रावी के किनारे सैनिकों के साथ पहुंच गया है। इसलिए मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। तभी चंद्रगुप्त ने कहा, देवी, यह युद्ध काल है। नियमानुसार तुम उपवन में चली जाओ। और मालविका के साथ अलका उपवन में चली गई। शिविर के समीप ही आचार्य चाणक्य भ्रमण कर रहे थे। तभी कल्याणी उधर आ निकली। मैं आपको ही ढूंढ रही थी आचार्य। सिकंदर ने अपने आक्रमण की सीमा विपाशा को बना लिया है। अब वह आगे नहीं बढ़ेगा, अतः आप मुझे मगध लौटने की आज्ञा दे। आर्य राक्षस भी आए हैं। मैं समझती हूँ मेरा उनके साथ ही लौट जाना सही रहेगा। तो फिर चंद्रगुप्त से क्या कहा जाएगा? मैं इस बारे में क्या कहूँ आचार्य? तुम्हें यहाँ ना पाकर उसका हृदय कितना दुखी होगा, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कल्याणी? लेकिन लौटना तो है ही आचार्य। यह तुम कह रहे हो राक्षस जो मगध का अमात्य होने का गौरव रखता है। तुम तो मगध की सुरक्षा मगध में ही करने का निश्चय कर चुके हो। ठीक है, मैं शूद्रकों से कह देता हूँ कि वे मार्ग से हट जाएं, ताकि सिकंदर को विपाशा पार करने में कोई कठिनाई ना पड़े। नहीं आचार्य, इसके लिए तो मैं स्वयं रुकने के लिए तैयार हूँ।
परंतु देखो अमात्य राक्षस, यदि सिकंदर रावी के किनारे पहुंच गया तो तुम्हारी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। और यह ध्यान रखो, नंद ने मेरा अपमान किया है, मगध ने नहीं। मैं उसकी प्रतिष्ठा यवनों के हाथों जाने नहीं दूंगा। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि सूचना मिली कि सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। सिकंदर की जल यात्रा में इतना बड़ा हमला उस पर बोल दिया गया कि वह स्थल मार्ग से आक्रमण के लिए बाध्य हो गया। अब वह मालव पर स्थल मार्ग से ही आ सकेगा। यह सुनकर चाणक्य ने कहा, सुनो राक्षस, तुम अपनी सेना लेकर विपाशा के मार्ग पर अवरोध पैदा करो। शूद्रकों को लेकर मैं पीछे से आता हूँ। और चाणक्य के आदेशानुसार राक्षस विपाशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी चाणक्य ने टोकते हुए कहा, सुनो राक्षस, यह भी सुनते जाओ, नंद को अपनी प्रेयसी सुवासिनी के साथ तुम्हारे अनुचित संबंधों के बारे में ज्ञात हो चुका है। अतः अभी तुम्हारा मगध जाना उचित नहीं होगा। संकोच मुद्रा में मुस्कुराते हुए राक्षस ने अपनी गर्दन झुका ली और मोर्चे पर चल दिया। चाणक्य भी अपनी दिशा की ओर बढ़ गए। इधर अलका चंद्रगुप्त का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। चंद्रगुप्त अभी नहीं आया था, इसीलिए वह हर आहट पर बाहर झांक आती थी। अचानक उसकी ओर कुछ यवन सैनिकों का गुल्म बढ़ता दिखाई देता है। क्षण भर के लिए वह घबरा जाती है, क्योंकि वह अकेली कैसे इस आक्रमण को रोक पाएगी। लेकिन वह भी तो एक क्षत्राणी है और वह वीर कन्या है। यह विचार आते ही वह प्राणपण से अपने साथ जो थोड़े बहुत सैनिक होते हैं उन्हीं को आदेश देकर आक्रमण को रोकती है। मालव दुर्ग के इस भीतरी प्रकोष्ठ में यह आक्रमण अवश्य किसी भेदिए का संकेत है, लेकिन इस समय उनके पास यह सोचने का समय नहीं है। वह अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर घात का प्रत्युत्तर देती है। 1 2 3 कर्म से कई सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तभी सिकंदर स्वयं परकोटे पर चढ़कर ऊपर आ जाता है। वह अलका के तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूद पड़ता है। अलका फिर उस पर बाण साधती है। इससे पहले कि सिकंदर अलका को पकड़कर उसे अपने काबू में करे, सिंहरण जो पीछे थे यवन सैनिकों की नियत भांपकर उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। अपनी तलवार से वार करता हुआ परकोटे में कूद पड़ता है और वहीं से चिल्लाकर कहता है, सम्राट सिकंदर, तुमने स्वयं इतना साहस क्यों किया? तुम्हारे प्राणों का तो मूल्य कहीं अधिक है। सिकंदर, जो अब उठकर संभल चुका था, उसने उत्तर देते हुए कहा, वीर सिकंदर केवल आदेश देने वाला सम्राट नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं सैनिक की भांति जान जोखिम में डालने का अभ्यस्त है। और यह कहते हुए एक तेज भाला उसकी ओर फेंक देता है। सिंहरण अपनी ढाल से उसे बेकार करते हुए तलवार के वार से सिकंदर को निहत्था कर देता है। क्या अजीब इत्तेफाक है! इतनी विराट सेना का स्वामी आज मालव के प्रकोष्ठ में नितांत अकेला एक बंदी के रूप में असहाय और घायल शत्रु की कृपा के लिए याचना की मुद्रा में आ जाता है। तभी यवनों के कुछ सिपाही भीतर प्रवेश करते हुए सिंहरण को घेर कर उस पर आक्रमण करते हैं और यह चुनौती देते हैं कि तुम्हारे दुर्ग का द्वार टूटते ही हमारे वीर सैनिक इसका तहस नहस कर देंगे। लेकिन सिंहरण अपनी तलवार की नोक को सिकंदर के ऊपर जमाए हुए सचेत होकर पहले मुस्कुराता है और फिर उन्हें संबोधित करते हुए कहता है, तुम मूर्ख हो, देखते नहीं कि तुम्हारा सम्राट प्राणों की भिक्षा तले बैठा है, निरुपाय निसहाय। और तुम जिस नेता की बात कर रहे हो यह भी जान लो कि उस सेना के पीछे चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ तैनात है। तुम्हारे दुर्ग में घुसने से पहले ही तुम्हारी सेना मर खप जाएगी। और फिर हाथ के इशारे से उन्हें बताता है, मुट्ठी भर सैनिकों से तुम भारत विजय करने का संकल्प पूरा करना चाहते हो? तुम अपनी खैर चाहते हो तो अपने सम्राट को उठा ले जाओ। कहीं मालवों को यह ज्ञात ना हो जाए कि
यह वही सम्राट सिकंदर है जिसके वे रक्त के प्यासे हैं। तभी पीछे से मालव सैनिकों का बड़ा दल आवाज करते हुए सिंहरण को आदेश सूचक शब्दों में कहता है, दया नहीं सेनापति, बदला। इस आक्रांता ने अकारण ही हमारी शांति भंग करते हुए निरीह जनता का वध किया है। हमें बदला लेना है। ठहरो वीरों, किसी को प्राण का दान देना भी, उसके अहंकार को नीचे गिराकर उसके मस्तक को झुका देना भी एक बदला ही है। और फिर सिकंदर से, जाओ सम्राट, पर्वतेश्वर के प्रति तुम्हारी उदारता का यह प्रत्युत्तर है। हम भारतवासी कृतज्ञता तो अनुभव करते हैं, लेकिन किसी का एहसान बकाया नहीं रखते। धीरे धीरे सिकंदर उठते हुए 2 यवन सैनिकों का सहारा लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। अभी सिकंदर गया ही था कि एक घबराया सैनिक उसे आकर यह सूचना देता है कि सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त की सेना ने पीछे से घेर लिया है और उन्हें बाध्य होकर अपने आप को पीछे लौटाना पड़ा। सिकंदर के लिए अब इस पराजय का भी कोई अर्थ नहीं रह गया था। वास्तव में महर्षि दंडायन के यहाँ जब से यह चाणक्य से मिलकर लौटा और राष्ट्र के प्रति उसकी दृष्टि को पहचाना, साथ साथ पर्वतेश्वर और मालव के लोगों का व्यवहार करीब से जाना, सिकंदर के विश्व विजय का स्वप्न उसे अर्थहीन लगने लगा। अब वह स्वयं भी यह चाहने लगा था कि बहुत हो चुका, अब यहाँ से वापसी की तैयारी करनी चाहिए। और धीरे धीरे सिकंदर इसी प्रकार विचार करता हुआ अपने शिविर में लौट गया।